बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 6.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर द पोस्ट ऑफ 6 ऑफिसर्स देयर आर 100 एप्लीकेंट्स। 6 ऑफिसर्स रखने हैं किसी इदारे ने, लेकिन उन 6 पोस्ट के अगेंस्ट 100 एप्लीकेशंस आई हैं, जबकि 2 पोस्ट्स आर रिजर्व फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स। उन्होंने, इदारे वालों ने जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 पोस्ट रखी हैं। यानी ऑलरेडी जो लोग किसी भी इदारे में कहीं भी, चाहे मौजूदा इदारे में चाहे किसी दूसरे इदारे में सर्विस कर रहे हैं, ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए इन 6 पोस्ट में से इस इदारे ने 2 पोस्ट उन बंदों के लिए रखी हैं जो ऑलरेडी सर्विंग कैंडिडेट्स हैं, ऑलरेडी कोई सर्विस कर रहे हैं। एंड इन 6 में से, 6 टोटल पोस्ट में से रिमेनिंग पोस्ट यानी बाकी 4 पोस्ट, रिमेनिंग का ये होगा कि 2 पोस्ट सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए, तो रिमेनिंग 4 पोस्ट, इधर मैंने यही कहा है 6 में से 2 पोस्ट सर्विंग कैंडिडेट्स की हैं, रिमेनिंग 4 पोस्ट। इट मीन, इसका साथ साथ मैं मतलब भी बताता जा रहा हूं कि 4 पोस्ट जो हैं वो बाकी कैंडिडेट्स के लिए। 100 में से 2 पोस्ट ऐसी हैं जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं 100 एप्लीकेंट्स में से, बाकी 4 नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए, यूं कह लें देयर आर 20 सर्विंग कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 20 एप्लीकेशन जो है वो सर्विंग कैंडिडेट्स की हैं। 100 में से 20 एप्लीकेंट्स जो है वो सर्विंग कैंडिडेट्स की हैं, तो बाकी 80 एप्लीकेशन जो है वो नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स की हैं। यही बात आगे मैंने क्वेश्चन में कहनी भी है। देयर आर 20 सर्विंग कैंडिडेट्स अमंग दीज एप्लीकेंट्स। ये जो 100 एप्लीकेंट्स हैं, मैंने नीचे खुद 100 लिख दिया। 100 में से 20 एप्लीकेशन सर्विंग कैंडिडेट्स की हैं, तो बाकी 80 एप्लीकेशन किन की होंगी? नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स की होंगी। मैं सवाल को साथ साथ समझाता भी जा रहा हूं। आगे वो कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज दिस सिलेक्शन कैन बी डन। तो ऐसे कितने वेज बना जा सकते हैं, सिलेक्शन ऐसी कितनी की जा सकती हैं कि ये रिक्वायरमेंट सारी की सारी पूरी हो। क्या 2 पोस्टें, 2 ऑफिसर्स रखने हैं 20 में से और 4 ऑफिसर्स रखने हैं 80 में से। 4 ऑफिसर्स रखने हैं 80 में से और 2 ऑफिसर्स रखने हैं 20 कैंडिडेट्स में से। तो इस तरह के कितने वेज बनाए जा सकते हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन की ये स्टोरी है। मैं आए क्वेश्चन को इन डिटेल समझाता हूं। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं 100। अच्छा, एंड टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 6 पोस्ट हैं जिन पे उन्होंने इन बंदों को रखना है। अब इन 100 में से 20 एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं और उनके लिए 2 पोस्ट्स हैं। 2 सर्विंग कैंडिडेट्स आउट ऑफ 20 सर्विंग कैंडिडेट्स, 20 में से 2 को रखना है। 20 कैंडिडेट्स में से 2 को रखना है क्योंकि उनकी 2 पोस्टें हैं। 2 सर्विंग कैंडिडेट्स आउट ऑफ 20 कैन बी सिलेक्टेड इन हाउ मेनी वेज। 20 में से 2 हर बार रखने हैं। 2 कैंडिडेट्स 20 में से रखने हैं क्योंकि एप्लीकेंट्स जो सर्विंग कैंडिडेट्स की एप्लीकेंट्स हैं वो 20 हैं। 20C2 इतने वेज बनेंगे। अगर 20 में से 2 की हम सिलेक्शन करें तो इतने वेज बनेंगे 20C2। अब बच्चों गौर करें, 100 में से 20 कैंडिडेट सर्विंग थे, तो रिमेनिंग एप्लीकेंट्स या कैंडिडेट्स नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स कितने हैं? ये 80 जो हैं ये नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस आई हुई हैं। ठीक हो गया। अब आपको इनके लिए पोस्ट कितनी हैं खाली? इनके लिए 4 पोस्ट खाली हैं क्योंकि टोटल 6 पोस्ट हैं। 6 ऑफिसर्स उन्होंने रखने हैं। 6 में से 2 तो उन्होंने पक्की कर दी है सर्विंग कैंडिडेट्स की। तो रिमेनिंग पोस्ट कितनी है? 6 में से 2 उन्होंने अलग से रखी हुई हैं। 2 का कोटा अलग है। वो किन कैंडिडेट्स का कोटा है? वो सर्विंग कैंडिडेट्स का है। तो 6 में से 2 सीटें अलग कर लें। पीछे क्या बची? 4 सीटें बची। 4 ऑफिसर्स रखने हैं। कितनों में से? 80 में से। 80 में से 4 रखने हैं। तो इसके कितने वेज बनेंगे? फॉर 4 नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स। ये देखो,
2 सर्विंग कैंडिडेट्स, इधर क्या है 4 नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स, 4 नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स आउट ऑफ 80, इधर मैंने कहा 2 सर्विंग कैंडिडेट्स आउट ऑफ 20 एंड 4 नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स आउट ऑफ 80, क्योंकि 100 में से 20 एप्लीकेंट्स तो सर्विंग कैंडिडेट्स की हैं, तो पीछे 80 एप्लीकेंट्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन बनाना है 80C4, इतने वेज बनेंगे। तो ये देख लें टोटल सीट्स 6 हैं, तो टोटल वेज कितने बने, टोटल सिलेक्शन कितनी बनी, यानी दूसरे लफ्जों में रिक्वायर्ड रिजल्ट कह लें या टोटल सिलेक्शन कर लें, 20C2 मल्टीप्लाई विद 80C4। सर ये हमेशा आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं बच्चों, ये बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट, ये बेसिक रूल है, ये शुरू में इसीलिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था 6.1 के अंदर कि किसी इवेंट ए में कोई थिंग m टाइम अक्कर हो रही है, कोई दूसरे इवेंट बी में कोई और थिंग जो है वो n टाइम अक्कर हो रही है, तो टोटल वेज कितने होंगे m इंटू n। ये बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट, साथ रीजन जरूर दिया करें, बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट, या इसका दूसरा नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मैं अक्सर रीजन दिया करता हूं बच्चों, आप भी रीजन देनी है कि ये ऐड क्यों नहीं हो रहे इसमें सर, आप मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल रूल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग या बाय रूल ऑफ प्रोडक्ट, ये उसकी वजह से ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो ये बेटा कैलकुलेटर से आप रिजल्ट निकालें तो ये जवाब होगा। बच्चों मैं ये आपको बता चुका हूं, जब ऊपर नीचे दोनों जगह पे पर्टिकुलर नंबर हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें। फर्ज करो ये सवाल थोड़ा ज्यादा नंबरों का आ गया, अगर 4 नंबरों का आए तो इधर तक काफी है, लेकिन यही सवाल फर्ज कर लो लॉन्ग में आ गया तो फिर यही कैलकुलेशन आप पहले फार्मूले से कर लें, यानी 20 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल 20 माइनस 2 फैक्टोरियल यूं करके, इसी तरह इस पे भी फार्मूला लगा के फिर ये डायरेक्ट जवाब लिख लें, ताकि मार्किंग करने वाले बंदे को नंबर काटने का कोई जवाब ना रहे और स्टेप्स भी ज्यादा बन जाए अगर लॉन्ग आता है। अदरवाइज आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट यूं शॉर्ट कर लें जैसे मैंने की। बच्चों या तो एंड पे लिख लिया करो टोटल वेज या लिख लिया करो रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये जरा सियासी जुमला है, ये लिख लिया करो तो आपको नंबर कटने की जरूरत नहीं रहती, कोई बंदा आपके नंबर नहीं काटेगा, जो उसने चीज मांगी होगी हम उसी के मुताबिक लफ्ज रिक्वायर्ड लिख रहे होते हैं। तो ये जरा एक तरह का डिप्लोमेटिक जुमला, सियासी जुमला, यही लिख लिया करो यहां से, या फिर टोटल वेज या रिक्वायर्ड रिजल्ट, ज्यादातर बेहतर यही है रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख लिया करो। टोटल वेज या रिक्वायर्ड रिजल्ट, ज्यादा बेहतर यही है रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख लिया करो। ये हमारा जो आंसर आया, इतने वेज बनेंगे, जो आंसर आता है वो वेज होते हैं, इतने वेज बनेंगे जो रिक्वायर्ड कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, यानी 2 ऐसे ऑफिसर्स रखने हैं जो सर्विंग हैं और 4 ऐसे ऑफिसर्स रखने हैं जो नॉन सर्विंग हैं। नॉन सर्विंग जो हैं वो 80 में से और सर्विंग जो है वो 20 में से, क्योंकि सर्विंग कैंडिडेट्स 20 हैं, नॉन सर्विंग कैंडिडेट्स कितने हैं, 100 में से 20 माइनस करें 80, तो रिक्वायर्ड सच वेज जो है वो इतने वेज बन रहे हैं जो क्वेश्चन की रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट्स हैज टू पास इन ईच ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स, यानी अगर 6 के 6 सब्जेक्ट में से वो पास होगा तभी वो पास कंसिडर किया जाएगा, अगर किसी एक सब्जेक्ट में भी वो फेल होता है तो फिर वो पास कंसिडर नहीं होगा, वो फिर फेल ही कंसिडर होगा। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर पास है कैंडिडेट्स तो तमाम सब्जेक्ट यानी 6 के 6 सब्जेक्ट में उसे पास होना पड़ेगा, अगर खुदा ना ख्वास्ता एक सब्जेक्ट में भी फेल हुआ तो एज ए होल वो फेल ही कंसिडर होगा। पास होने के लिए उसको 6 के 6 सब्जेक्ट ही क्वालिफाई करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। इस स्टेटमेंट का, इतनी स्टेटमेंट का फिलहाल ये मतलब है। आगे चलें, इन हाउ मैनी वेज ही कैन नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, यानी वो फिर कितने तरीके हैं कि ये बंदा जो है ये फेल हो जाए, कितने वेज हैं कि स्टूडेंट फेल हो जाए, क्वालिफाई ना करे मतलब फेल हो जाए। अब आए, यही बात आगे मैंने की जो अभी मैंने समझाई थी। अ कैंडिडेट क्वालिफाइज ओनली, पास ओनली इफ ही पासेस
ऑल 6 सब्जेक्ट, यानी 6 के 6 सब्जेक्ट में से अगर वो कैंडिडेट्स पास होता है तभी क्वालिफाई होगा, पास तभी कंसीडर होगा। अगर एक सब्जेक्ट में भी वो फेल होता है तो वो फिर क्वालिफाई यानी पास कंसीडर नहीं होगा। अगली बात ये है, अदरवाइज ही कैन नॉट क्वालिफाइज द एग्जामिनेशन। अदरवाइज का मतलब है बाकी तमाम हालात में, बाकी तमाम सूरतों में। इस लफ्ज का सही अच्छे वाली उर्दू देखें तो इसकी अच्छे वाली जो उर्दू है वो है अदरवाइज की बसूरते दीगर, यानी बाकी तमाम सूरतों में। अगर पास होगा तो 6 के 6 में से पास होगा, बाकी तमाम सूरतों में वो नॉन क्वालिफाइड यानी क्वालिफाई नहीं कंसिडर होगा। इसका यही आगे बात मैंने लिखी है, दैट इज he cannot qualify if he fails in 1 subject, 2 subject, 3 subject, 4 subject, 5 subject और 6 subject। यानी एक में फेल होता है तो भी फेल होगा, 2 में फेल होता है तो भी फेल होगा, 3 सब्जेक्ट में फेल होता है तो भी फेल होगा, 4 में फेल होता है तो भी फेल होगा, 5 में फेल है तो भी फेल है, 6 के 6 में फेल है तो भी फेल है। तो हमने फेल वाली जो है ना सिचुएशंस या वेज बताने हैं, क्योंकि उसने कहा है इन हाउ मेनी वेज ही कैन नॉट क्वालिफाई, यानी फेल वाली सूरत हाल बतानी है, कितने वेज में वो क्वालिफाई नहीं करता। तो वो कितने वेज हैं जब स्टूडेंट्स क्वालिफाई नहीं करता, हमने ये बताना है। तो पॉसिबल वेज ऑफ फेलिंग 1 सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो कितने वेज हैं, 6C1 दैट इज 6। फर्ज कर लो वो मैथ में 6 सब्जेक्ट है, मैं बताता हूँ। फर्ज कर लो वो मैथ में फेल है तो भी फेल एक वे, फिजिक्स में फेल है तो भी फेल, बेशक बाकी 5 में पास है लेकिन फिजिक्स में फेल है तो भी फेल, केमिस्ट्री में फेल है तो भी फेल, कंप्यूटर में फेल है तो भी फेल, उर्दू में फेल है तो भी फेल, इस्लामिक स्टडीज में फेल है तो भी फेल। यानी 6 में से किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो फेल होता है। तो एक सब्जेक्ट में फेल होने के कितने चांसेस या वेज हैं, 6। पॉसिबल वेज ऑफ फेलिंग 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 6, 6 में से 2 में फेल होता है तो कितने वेज बनेंगे, 15 वेज बनेंगे। उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स बनाए जाएं 6 में से 2 के। इसी तरह से आगे मैंने ये फिर काफी डिटेल में बन रही थी बात, तो मैंने फिर ये डैशेस में कर दिया। पॉसिबल वेज ऑफ फेलिंग 3 सब्जेक्ट आउट ऑफ 6, 6C3 20। Possible ways of failing 4 subject out of 6, 6C4 15। Possible ways of failing 5 subject out of 6, 6C5 6 आंसर। Possible ways of failing 6 subject out of 6, 6C6। इन सब को फाइनली हमने आपस में ऐड करना है तो इतने वेज बनेंगे। यानी हम सबके अलग अलग वेज या सिलेक्शंस निकाल के, सबके अलग अलग वेज या सिलेक्शन निकाल के फिर फाइनली उनको आपस में क्या है, ऐड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यही सवाल मैं चाहूं तो प्रोबेबिलिटी से भी करा सकता हूं, उसमें भी कराया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये आपने प्रोबेबिलिटी का टॉपिक इधर किया नहीं है, दैट्स वाई मैं उस मेथड से नहीं कराता हूं अभी। स्टूडेंट्स अगर यही सवाल शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, लॉन्ग में आए तो यूं कर लें, लेकिन अगर यही सवाल शॉर्ट में आ जाए तो ये पूरी डिटेल लिखने की बजाय आपने क्या करना है, आपने फिर ये 6 पॉसिबिलिटीज ना बनाएं, आप इसकी बजाय यहां से अब आगे लिखेंगे सो सच पॉसिबिलिटीज आर, आपने फिर यूं लिखना 6C1 प्लस 6C2 प्लस 6C3 प्लस 6C4 प्लस 6C5 प्लस 6C6। ये ऐसे करके सारों का फिर डायरेक्ट आगे ये जवाब लिखकर यूं कर देना है। यानी अगर ये 4 नंबर का है तो यूं कर लें, लॉन्ग में आए तो फिर इस तरह से कर लें, लेकिन अगर पेपर में टाइम है आप कैलकुलेशन कर लेना टाइम के लिहाज से, तो यूं कर लेना तो ज्यादा बेहतर है, चाहे शॉर्ट आए चाहे लॉन्ग आए। क्वेश्चन 14 है, अ क्वेश्चन पेपर हैज 3 पार्ट्स, 3 सेक्शन है, ABC सेक्शन है। किसी पेपर में 3 सेक्शंस हैं, ABC पार्ट्स या सेक्शन ए की बात। ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन कंटेनिंग 8 क्वेश्चन, सेक्शन ए में भी टोटल 8 हैं,
सेक्शन बी में भी टोटल 8 हैं, सेक्शन सी में भी टोटल 8 हैं, बट चॉइसेस हैं नीचे। क्या? इफ अ स्टूडेंट हैज टू चूज, उसको चॉइस मिला हुआ है। क्या? चूज या सिलेक्ट एक ही बात है, मैंने जानबूझ के फिर लफ्ज सिलेक्ट भी लिखा है। 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ए सेक्शन, यानी नोट लिखा हुआ है आगे कि सेक्शन ए में से आप कोई से 5 करेंगे, कर सकते हैं। एंड सेक्शन बी और सी में से 3 कर सकते हैं आउट ऑफ 8। सेक्शन ए में से 8 में से कोई से 5 कर सकता है स्टूडेंट्स, उसको चॉइस मिला हुआ है, जबकि सेक्शन बी और सी में कोई से 3 कर सकता है आउट ऑफ 8। बहुत ज्यादा चॉइस है सेक्शन बी और सी में। आगे कहता है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द क्वेश्चन, वो कितने वेज से क्वेश्चन चूज कर सकता है हर सेक्शन में से, जबकि मेंशन है कि कितने कितने चूज करने हैं या सिलेक्ट करने। तो ये बड़ा सिंपल सवाल। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन ईच सेक्शन ए बी सी, देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस इन ईच पार्ट। देयर आर टोटल 8 क्वेश्चंस इन ईच पार्ट। सेक्शन ए में भी 8, सेक्शन बी में भी 8, सेक्शन सी में भी 8 क्वेश्चन, हर सेक्शन में 8 क्वेश्चन है। अब हम पॉसिबल वेज बनाते हैं। नंबर 1, possible number of ways to select or choose 5 question out of 8 from section A। from section A, section A में से कितने क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकता है? तो टोटल सेक्शन A में 8 है और करने कितने हैं, उसको 5 सेलेक्ट करने हैं, तो 8C5 इतने वेज बनेंगे। अब इसी तरह से आगे क्या है, सेक्शन बी में से कितने करने हैं, 3 करने आउट ऑफ 8, तो वो कितने वेज बनेंगे, 8C3। सिमिलरली सेक्शन सी में से उसको 3 सेलेक्ट करने हैं, 3 चूज करने हैं आउट ऑफ 8, तो ये कितने वेज बनेंगे, 8C3। सो रिक्वायर्ड रिजल्ट, फिर वही प्रोडक्ट रूल के तहत इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सारे वेज को, तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर बनता है। इसको आप देख लें प्लीज बच्चों। अगर आप अपनी बुक का पेज 184 निकालें, प्लीज आप बच्चों निकालो, मैं बड़ी बेहतरीन बात बताने लगा हूं। पेज 184 निकाल लो प्लीज बच्चों। अगर आप मेरा वो वाला लेक्चर सुना है अगर आपने, तो ठीक है, बहुत अच्छा है, और अगर नहीं सुना तो प्लीज पहले मेरा वो लेक्चर सुन लो जिसमें मैंने कंपैरिजन बिटवीन द प्रॉब्लम्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर दिया था। हैव ए लुक प्लीज। अब आप बेटा जरा गौर करें, एक बार बुक का पेज 184 निकाल कर देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में लफ्ज है टीम्स, टीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें या 7 में तो कमेटीज है, चेक कर लो। क्वेश्चन 6 और 7 में कमेटीज है। क्वेश्चन 8, 9 और 11 ज्योमेट्री से रिलेटेड सवाल हैं, डायगोनल्स या साइड्स या ट्राइंगल से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड, चेक करते जाओ। दैट्स वाई कॉम्बिनेशन से होगा। क्वेश्चन 10 में देखो तो ग्रुप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रुप से रिलेटेड। मैंने कहा था ग्रुप से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड सवाल आए तो वो भी कॉम्बिनेशन का होगा, ग्रुप्स का। और सिलेक्शन से रिलेटेड सवाल है, क्वेश्चन 12 में सिलेक्शन है, पर्टिकुलरली उसमें देखें क्वेश्चन 12 में हम ऑफिसर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनको पिक कर रहे हैं। जब भी लफ्ज आए पिक, चूज, सिलेक्ट, पिक, चूज या सिलेक्ट, चूज का जब भी लफ्ज आ जाए या सिलेक्ट का लफ्ज आ जाए या पिक का लफ्ज आ जाए तो वो क्वेश्चन जो है वो कॉम्बिनेशन का होगा, परमुटेशन का नहीं होगा। और इसमें देखें क्वेश्चन 13 में स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में फेल होता है या 2 में फेल होता है या 3 में फेल होता है तो भी ये एक तरह से सिलेक्शन होगी। 6 में से 1-1 की सिलेक्शन कर रहे हैं हम, 6 में से 2-2 की सिलेक्शन कर रहे हैं सब्जेक्ट की, 6 में से 3-3 की। तो इसमें वाज़े तौर पे लफ्ज सिलेक्शन तो नहीं है, लेकिन दर हकीकत 6 के 6 में से पास करेगा तो पास है, अदरवाइज फेल होगा। इट मीन 6 में से 1 में सिलेक्शन हो रही है, 6 में से 2 की सिलेक्शन हो रही, 6 में से 3 की, 6 में से 1-1 सब्जेक्ट की सिलेक्शन या 6 में से 2-2 सब्जेक्ट की सिलेक्शन
या 6 में से 3-3 सब्जेक्ट की सिलेक्शन, इसी तरह से 4-4 सब्जेक्ट की सिलेक्शन, 5-5 सब्जेक्ट की सिलेक्शन या 6-6 सब्जेक्ट की सिलेक्शन। तो इस तरह से ये जो वेज बन रहे हैं ये सिलेक्शन के लिहाज से हैं। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये कम्बिनेशन का है और इसमें तो वाजे है सेलेक्ट या चूज। तो जब भी बेटा सेलेक्ट हो, चूज हो, पिक हो या फिर टीम्स, कमेटीज, ज्योमेट्री का, ग्रुप्स का सिलेक्शन का सवाल हो इस तरह का, तो वो बच्चों सवाल कॉम्बिनेशन का होगा। लेकिन जब अरेंजमेंट बनानी हो, सेलेक्ट करके अरेंजमेंट बनानी हो या सिर्फ अरेंजमेंट हो, तो भी क्वेश्चन जो है सेलेक्ट करके अरेंजमेंट बनानी हो या सिर्फ अरेंजमेंट बनानी हो, दोनों सूरतों में क्वेश्चन किसका होगा? परमुटेशन का सवाल होगा। और परमुटेशन के सवाल ज्यादातर डिजिट्स के होते हैं, नंबर्स के होते हैं, लेटर्स के होते हैं। तो मजीद डिटेल देखनी हो तो मेरा कंपैरिजन वाला लेक्चर कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन का वो देखिएगा, आपको इंशाल्लाह सारा कुछ क्लियर होगा। स्टूडेंट्स, कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक रूम में या एक जगह पे किसी भी फंक्शन में, पार्टी में 10 लोग हैं, 12 लोग हैं, 14 लोग हैं, हर बंदा दूसरे से हैंड शेक करता है, तो उस वक्त फर्ज कर लो 10 हैं तो आपने 10C2 करना है, 14 है तो 14C2 करना है, n है तो nC2, बिकॉज ईच टाइम 2 पर्सन शेक्स हैंड, 2 बंदे हाथ मिला रहे होते हैं एक दूसरे से, तो दैट्स वाई nC2 या 10C2 या 14C2 इस तरह से ये होगा। बच्चों, यही बात मैंने अपने लेक्चर कंपैरिजन बिटवीन प्रॉब्लम्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कंपैरिजन बिटवीन प्रॉब्लम्स ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें मैंने जस्ट इसका थोड़ा सा ज़बानी कलामी बताया था, लेकिन अभी मैंने इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है। अगर इससे रिलेटेड कोई हैंडशेक से रिलेटेड कोई भी MCQ आ जाए तो आपने फिर इस तरह से करना है। तो आपको बच्चों मैंने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया, ये एक्सरसाइज 6.2 और 3 आपको अच्छे तरह से करनी है। इनमें से आपको इंशाल्लाह डिफरेंट यूनिवर्सिटी के, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जब आप एंट्रेंस टेस्ट देंगे तो मेरी बताई हुई बातें, इंशाल्लाह मेरे बताए हुए कंसेप्ट आपको उधर बहुत काम आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मिल गया है। आप इंशाल्लाह इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और बेहतरी होगी।